तो पढ़ा जा रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, उसकी विशेषता क्या होगी, संसद क्या होती है, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो है सरकार का ढांचा क्या होता है, सरकार के क्या अंग होते हैं, उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो सके। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में तीन चीजें आती हैं मेन: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय। ठीक है। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधि का निर्माण। ठीक है। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, लॉ मेकिंग प्रोसेस। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, कोई चीज एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये काम होता है किसका? कार्यपालिका। जो भी विधि का निर्माण हुआ है, जो भी नया कानून बना है, उसको एग्जीक्यूट, उसको पारित कौन करेगा? कार्यपालिका का काम होता है पारित करने का। कार्यपालिका का काम होता है पारित करने का। और तीसरी चीज न्यायालय, कि अगर विधायिका या कार्यपालिका संविधान सम्मत कोई काम ना करे, अगर संविधान सम्मत कोई काम नहीं करता है, तो न्यायालय वहां पे आके खड़ी हो जाती है और उस पर जो है रोक लगाती है। ठीक है। तो ये तीनों अंग जो है ये सरकार के अंग हैं और ये एक दूसरे से बैलेंस रहते हैं। ठीक है। इनसे चेक एंड बैलेंस बना होता है। तो विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, लॉ मेकिंग प्रोसेस। कार्यपालिका का काम होता है ये जो विधि का निर्माण हुआ है, जो सरकार ने फैसला लिया है, उसको इंप्लीमेंट करना, कार्यपालिका का काम होता है। और इनका जो काम है और कार्यपालिका का काम है वो क्या संविधान सम्मत है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? न्यायालय। ठीक है। तो अगर कोई भी फैसला सरकार ने जो फैसला लिया है वो अगर सही नहीं है, तो कोई भी जाकर के न्यायालय में गुहार लगा सकता है। ये एक बेसिक होता है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब सीन ये है कि इंडिया के अंदर विधायिका और कार्यपालिका के काम बटे नहीं है, इसी में थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन। ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया? आर्टिकल 50 में कहा गया कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिकल 50 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 50 नीति निर्देशक तत्व है। ये न्याय संगत नहीं है, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है। इसलिए आर्टिकल 50 को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एक रीजन और भी है इंप्लीमेंट ना करने का, इंडिया में वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। वो रीजन ये है कि इंडिया में जो संसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लो गोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी XYZ चुन करके संसद में आता है और संसद का सेशन चल रहा होता है। ठीक है। संसद का सेशन चल रहा होता है, 3 सेशन होते हैं संसद के, BMW, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। 3 सेशन चल रहे होते हैं, विंटर सेशन चलने वाला है। ठीक है। जब ये सेशन चल रहे होते हैं, ठीक, और जो सांसद चुन करके आया है वो सदन में बैठा हुआ है, वो लोकसभा या राज्यसभा में बैठा हुआ है, तो वो कैसा रोल प्ले कर रहा है? एज अ लेजिस्लेचर रोल प्ले कर रहा है। वो विधायिका का रोल प्ले कर रहा है। विधायिका का मतलब क्या था? लॉ मेकिंग प्रोसेस। वो कानून बनाने में मदद कर रहा है, कानून बनाने में मदद कर रहा है, तो वहां पे वो एज अ विधायिका रोल प्ले कर रहा है। और सेम पर्सन, सेम सांसद जब सदन खत्म हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाएगा, गोंडा में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाएगा, तो वो क्या रोल प्ले करेगा? कार्यपालिका का। तो सेम पर्सन होता है। इंडिया में डबल मेंबरशिप वाला कॉन्सेप्ट है कि एक ही सांसद होता है, वो कार्यपालिका भी रोल प्ले करता है और विधायिका का भी रोल प्ले करता है। तो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा तो वो कार्यपालिका का रोल प्ले करेगा, लेकिन जब वो सदन में होगा तो कौन रोल प्ले करेगा? विधायिका का रोल प्ले करेगा। ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। पहली चीज, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और दूसरी चीज ये कि वहां पे विधायिका का अलग चुनाव होता है, उसके लिए अलग कैंडिडेट खड़ा होता है। कार्यपालिका का अलग बंदा खड़ा होता है, अलग कैंडिडेट खड़ा होता है, वो उसका अलग चुनाव होता है। लेकिन इंडिया में इतना बड़े स्तर का चुनाव नहीं हो सकता है।
क्योंकि खर्चा बहुत आता है चुनाव में। इसलिए यह फैसला लिया गया कि विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक ही बंदा चुना जाएगा, जिसको हम लोग सांसद के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सांसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक प्रिंसिपल, ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायालय तीनों अलग अलग अंग होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। अगर ये कोई गलती करे तो ये इसको रोक ले, अगर ये कोई गलती करे तो ये इसको रोक ले, अगर ये दोनों कोई गलती करे तो ये इसको रोक ले। तो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर को इसलिए बहुत मजबूती से अमेरिका में इंप्लीमेंट किया गया है ताकि कोई किसी का रोल ब्रीच ना करे, अपनी हद में रहे, रिस्ट्रिक्शन में रहे। ठीक है, तभी वहां पे शायद कानून व्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सांसद को हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। सांसद में क्या बनता है? कानून बनता है, इसलिए इसको विधायिका बोल रहे हैं। हमने बताया था कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? विधायिका मतलब कानून बनाने वाला, लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो संसद जो बॉडी है वो विधायिका है, वहां पे कानून बनते हैं। अब कानून बनने का प्रोसेस क्या था? कोई बिल हो वो या तो राज्यसभा में पास कर दो या लोकसभा में पास कर दो, ये वाइस वर्सा, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा, तो वो कानून बन जाएगा। तो सांसद किस आर्टिकल में है? 79 आर्टिकल में है। सांसद है 79 आर्टिकल में, ये सवाल आ सकता है। सांसद है 79 आर्टिकल के अंदर। उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट मिलकर के सांसद बनाते हैं। सवाल ये भी आता है कि सांसद में क्या क्या आता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर के सांसद बनाते हैं। सांसद का निर्माण ऐसे होता है, क्योंकि सांसद काम क्या होता है? लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाना। और कानून जो बनता है वो ऐसे ही बनता है कि पहले राज्यसभा में पास कर दो या लोकसभा में पास कर दो। अगर मनी बिल है तो हमेशा लोकसभा में जाएगा, मनी बिल है तो हमेशा लोकसभा में जाएगा। अगर ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य बिल है, तो या तो राज्यसभा में पास कर दो या लोकसभा में पास कर दो। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट से पास करवा लो। ठीक है, ये तीनों से गुजरता है तो फिर वही बिल जो बिल होता है जब प्रेसिडेंट साइन कर देता तो बन जाता है एक्ट। बिल और एक्ट में ही फर्क होता है। ठीक है, जब उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। राज्यसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। लोकसभा आर्टिकल 81 में है। सीक्वेंस में है सब 79, 80, 81, 79, 80, 81 और प्रेसिडेंट है 52 में। प्रेसिडेंट है 52 में। अब हम लोग पढ़ते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे। अब संसदीय प्रणाली में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया भी काफी बड़ा इंडिया का। तो क्या किया गया है कि पूरे भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉपुलेशन इक्वल है। अगर मान लो गोंडा में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है XYZ और लखनऊ में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है ABC, तो दोनों का पॉपुलेशन इक्वल होगा। तो इस तरह से बांटा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इक्वल हो। ठीक है, पॉपुलेशन इक्वल हो और उसको फिर 20 साल या 25 साल पे उसको डिलिमिटेशन भी करते हैं कि उसको घटाते बढ़ाते भी हैं। इसीलिए जो नई सांसद बनी है तो भविष्य में, ठीक है, 2021 में पॉपुलेशन सेंसस होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो 1-2 साल बाद फिर होगा। तो उससे जाहिर सी बात पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन जब होगा उसके बाद सांसद बढ़ेंगे। ठीक है, सांसद बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए। अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, मान लो अगर 600 कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे इंडिया में, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन इक्वल होना चाहिए, तभी हम उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। ठीक है, गोंडा को मान लो अगर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाए तो सबका पॉपुलेशन क्या होगा? इक्वल होगा एक दूसरे से। ठीक है, हाँ, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा चुन के आता है लोकसभा में। ठीक है, और वो क्या करता है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। प्रतिनिधित्व सिस्टम इसी को बोलते हैं। प्रतिनिधित्व सिस्टम इसी को बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है जब इलेक्शन होता है? जब इलेक्शन होता है
तो सारी पार्टियां अपना अपना प्रतिनिधित्व उस एरिया से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतारता है जीतने के लिए। और जिस पार्टी का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा वही पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, इसके तहत सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली पार्टी सरकार बनाती है और हर पार्टी का जो नेता होता है मेनली वही बनता है प्रधानमंत्री, मेनली वही प्रधानमंत्री बनता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट है तो सबसे बड़ा नेता कौन है? मोदी जी हैं। जो मोदी जी जब उनकी बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उनके जीतेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे ही होता है किसके अंदर? संसदीय प्रणाली के अंदर ऐसे ही होता है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे एग्जीक्यूटिव की बात हो रही थी, कार्यपालिका की बात हो रही होती है, तो हम लोग कार्यपालिका किसको बोलते हैं? हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं जो गवर्नमेंट पावर में होती है उसको कार्यपालिका बोला जाता है। ठीक है, अगर और शॉर्ट में बोला जाए तो कैबिनेट को कार्यपालिका बोला जाता है। ठीक है, और अगर उसको मिनिमाइज किया जाए तो जो कैबिनेट होती है वही सब सारे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। ठीक है, वही कानून को इंप्लीमेंट करवाती है। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पे, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की बात नहीं करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे तो संसद के ही नाम पे चीजें एग्जीक्यूट की जाती हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका को अक्सर हम लोग गवर्नमेंट इन पावर बोल सकते हैं। गवर्नमेंट इन पावर, जो भी सरकार पावर में होगी वही क्या कहलाएगी? कार्यपालिका कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जब वही जो गवर्नमेंट है, जैसे भी बीजेपी है, मतलब 350 सीट उसकी है, 350 प्रतिनिधि उसके बैठते हैं संसद के अंदर, तो वही लोग लॉ बना, जब संसद के अंदर बैठ रहे हैं तो क्या बना रहे? विधायिका का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब वो उसमें होंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, तो कार्यपालिका का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, क्या हमने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, सरकार या कार्यपालिका पार्लियामेंट या संसदीय प्रणाली का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही होता है, सरकार या कार्यपालिका संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मतलब जो कार्यपालिका है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब ये सोचो कैसे, सपोज कि कैबिनेट ने कोई फैसला लिया, कैबिनेट भी कार्यपालिका है, कोई फैसला लिया, जब वो फैसला लेगी तो उसको संसद के अंदर, मतलब विधायिका के अंदर उसको जवाबदेह बनना पड़ेगा। जो डिस्कशन होता है, 0R का, क्वेश्चन आवर का डिस्कशन होता है, उन सब में इस सवाल का जवाब देना पड़ता है। अपोजिशन जो सवाल पूछती है इसी के तहत पूछती है कि तुम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, तुम जिम्मेदार हो किसके? विधायिका के। विधायिका क्या? संसद के प्रति तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, संसद के प्रति आप जिम्मेदार हो, तो आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल होता है संसदीय प्रणाली का यही होता है कि सरकार या कार्यपालिका संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है इसीलिए आता है, ठीक है, कि अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे या भारत देश के अंदर मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना हो जाती है, ठीक है, जिसके प्रति आप जिम्मेदार हो, आप जवाबदेह हो, और आप जो है आपकी गवर्नमेंट फेल हो जाती है उसको रोकने में, तो आपकी सरकार गिराई जा सकती है। ठीक है, तो सरकार कार्यपालिका तो गिराई कैसे जाती है? यही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर गिराई जाती है। वो कौन लाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लाती है। अब कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है? जो पार्टी पावर में होती है वो लेके आती है। ठीक है, अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो इसके अपोज में जो है कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ठीक है, ताकि साबित किया जाए कि नहीं मेरी बहुमत की सरकार है, जो है हम इंपॉर्टेंट फैसले लेकर के जो भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है उसको हम लोग संभाल लेंगे। तो सरकार या कार्यपालिका संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाया जा सकता है, उसके द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है, उसके द्वारा सरकार को हटाया भी जा सकता है। मतलब किसके द्वारा? अपोजिशन पार्टी के द्वारा। कैसे? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला करके। ये देखो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी इस तरह का भी स्टेटमेंट लिख करके आता है एग्जाम में कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं।
या तो अगर ये लिखा होता, अगर स्टेटमेंट में ये लिखा है कि मंत्रिपरिषद मतलब वही कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद अगर ये लिखा होता मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी, तो गलत होता, क्योंकि राज्यसभा लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। राज्यसभा में जो लोग चुन करके आते हैं वो सीधे लोगों द्वारा चुन करके नहीं आते हैं। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोकसभा के अंदर ही बैठते हैं, इसलिए उसका नाम लोकसभा है। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोगों द्वारा चुन करके आते हैं, वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद जो होते हैं, जो कैबिनेट होते हैं, ठीक है, या उनको कह सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब लोकसभा भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो लोकसभा भी तो विधायिका का पार्ट है। सांसद क्या है? विधायिका का पार्ट है। लोकसभा भी विधायिका का पार्ट है। और ये मंत्रिपरिषद क्या है? ये भी कार्यपालिका का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी स्टेटमेंट अगर लिख के आएगा तो सही होगा। या फिर ये लिख करके आए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी, ये भी सही होगा, क्योंकि उसके अंदर लोकसभा निहित है। लेकिन अगर राज्यसभा लिखा होगा तो गलत होगा। अच्छा, इसका संसदीय प्रणाली का ओरिजिन कहां से हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुआ। संसदीय प्रणाली का जो ओरिजिन हुआ, उदय हुआ, ब्रिटिश सांसद से हुआ, ठीक है। तो जो दुनिया की पहली संसद थी कौन सी थी? ब्रिटिश सांसद ही थी 18वीं शताब्दी में। अब संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषता है। वो क्या विशेषता है? पहली है नाम मात्र व वास्तविक अध्यक्ष, ठीक है। तो जैसे कि नाम मात्र, वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर लेता है, इसलिए इसको वास्तविक अध्यक्ष बोला जाता है। और जो नाम मात्र होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट होता है नाम मात्र। वजह, सारे इंपॉर्टेंट फैसले इसके नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं लेता है। कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, ठीक। इसलिए इनको नाम मात्र और वह वास्तविक अध्यक्ष वाला एक प्रणाली कही जाती है संसदीय प्रणाली को, जहां पे नाम मात्र अध्यक्ष भी होते हैं और वास्तविक अध्यक्ष भी होते हैं। इनके नाम पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट। और सारे डिसीजन लेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर लेता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, वही मंत्रिपरिषद या कैबिनेट कह लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आगे जब लेक्चर होगा तो हम बता देंगे। ये एक विशेषता है। उसके बाद कार्यपालिका विधायिका का अंग है। कार्यपालिका विधायिका का अंग है, मतलब ऐसे सपोज करिए कि ये विधायिका है और इसके अंदर कार्यपालिका होगा, ठीक है। तो ये विधायिका, बड़ा वाला बोला है विधायिका, इसके अंदर कार्यपालिका होगा। तो वही इसीलिए इंडिया के अंदर क्लियर कट सेपरेशन नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका में क्लियर कट सेपरेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली का एक विशेषता यह भी है कि कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होता है। तो सेम पर्सन जो संसद में जब बैठा होता है तो उसको विधायिका बोला जाता है, या वो एज अ रोल प्ले कर रहा है किसका? विधायिका का। लेकिन जब वही बंदा जब अपने संसद में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कार्यपालिका का रोल, मतलब कार्यपालिका का वो रोल प्ले कर रहा है वहां पे जाकर के, ठीक है। तो इसलिए कार्यपालिका विधायिका का ही अंग है। और इसमें क्या होता है? बहुमत दल का शासन होता है। मतलब जितनी भी पार्टीज होंगी, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट होंगे या जिस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होंगे, वही पार्टी बन जाएगी क्या? गवर्नमेंट पावर, उसी का शासन चलेगा। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके प्रतिनिधि आए जीत करके। और सत्ता के केंद्र में कौन होता है? सत्ता के केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री होता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पे सबसे सत्ता के केंद्र में जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। सत्ता के केंद्र में कौन है? वहां पे प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सत्ता के केंद्र में होता है वो होता है प्रधानमंत्री,
ठीक है। और यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल भी होती है, द्विसदनीय विधानमंडल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है यहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक। तो ये बेसिक पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ है। आगे हम लोग लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे।